जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका लर्निंग फोरम में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। एज वी ऑल नो सेकेंड टर्म के लिए ओम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ओम्स लॉ। इसके पहले वीडियो में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference. Current flowing in a conductor, according to Ohm's law, current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference. Current किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। मींस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम उतना ही करंट फ्लो करने वाला है। ठीक, इसी को कई लोग ऐसे भी लिखते हैं V is proportionate to I। ठीक, लेकिन अगर डेफिनेशन के रिगार्डिंग देखा जाए, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या कह रहा है? पोटेंशियल इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो। तो एग्जैक्टली सही तो ये होना चाहिए, लेकिन ये भी लिखा जाता है। तो हम लोग सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई इसको फॉलो करें। तो हम करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं कि करंट क्या होता है। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा क्यों? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखिए कि हमारे पास अगर इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखते हैं, I इज इक्वल्स टू यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं 1 अपॉन r। ये क्या है? क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए 1 अपॉन r क्या है? कंडक्टिविटी। ठीक, या कह लीजिए कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमको यहां से क्या मिलेगा? r इधर ले आ लीजिए, I into r इज इक्वल्स टू v। तो मिला हमको यहां से भी v इज इक्वल्स टू I into r। यहाँ पे जो हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट r ले आते हैं। तो हमको मिला क्या? v इज इक्वल्स टू I into r। यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक, लेकिन हमको पता है कि करंट फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है, कंडक्टिविटी जरूरी है। सो r इज रेजिस्टेंस एंड 1 अपॉन r इज कंडक्टेंस। तो हमको एक जगह से दूसरी जगह करंट फ्लो कराने के लिए रेजिस्टेंस का होना जरूरी है कि कंडक्टेंस का होना जरूरी है? आंसर है कि करंट फ्लो कराने के लिए कंडक्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। वेयर r क्या इंडिकेट कर रहा है? r इज रेजिस्टेंस। तो हम बेहतर होगा कि ये लिखें, हालांकि जो रिजल्ट मिल रहा है दोनों से सेम मिल रहा है, तो गलत ये भी नहीं है, ये भी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका क्या है? ये है। तो r क्या है यहाँ पर? तो हमको पता है I क्या है यहाँ पे? I इज इलेक्ट्रिक करंट, V is potential difference and R is resistance. R is resistance. Now we need to know what is resistance. We studied about current, potential difference. The new technical terms comes here, that is resistance. What is resistance? The flow of means what is resistance? Current क्या होता है? When the charges flow. What is resistance? Obstacle offered to the flow of current. Yes. What is resistance? तो resistance हम लोग लिखेंगे resistance. What is this? In resistance, obstacle offered to the flow of current. Obstacle offered to the flow of current means flow of current, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनके लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता है रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ से रेजिस्टेंस को ऐसा भी तो लिख सकते हैं R is equals to V upon I। We can find the resistance by this formula। ठीक, रेजिस्टेंस क्या है? Obstacle offered to the flow of current। हम रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस V upon I हमको मिल जाएगा, लेकिन what is the problem? What we need to be sure here, resistance is independent of potential difference and resistance is independent of current। Means ये जो resistance है R, ये V पे भी डिपेंड नहीं करता है और I पे भी डिपेंड नहीं करता है। What it means कि भैया आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो हमने पढ़ा जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ जाएगा। तो ये जब सेम रेशियो में बढ़ेगा तो सेम रेशियो में बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, तो अब हम लोग ओम्स लॉ में एक और चीज ग्राफ बनाते हैं, वी आई ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स।
देखते हैं क्या क्या फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा R इज V अपॉन I, तो ये जो रेजिस्टेंस है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखा जाए इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट और दिस इज इन एम्पियर, दिस इज इन एम्पियर। तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा अपने को? इसका ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन। क्यों? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वही रिप्रेजेंट करता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, मींस जो करंट है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। ठीक, तो हमको ये क्या मिला? VI ग्राफ। दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिला, रेजिस्टेंस, जिसका फार्मूला यहां से हमको जो मिलता है वो क्या मिला? वो फार्मूला क्या मिला बेटा हमको? फार्मूला व्हाट वी गेट, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो यहां पर लिख लीजिएगा R इज independent of V and I। इस फॉर्मूले से R की वैल्यू जरूर निकल जाती है लेकिन इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स? क्या क्या फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स? तो हम लोग देखते हैं क्या फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फर्स्ट पॉइंट है कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मींस लेट्स से कि वी हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, इट्स लेंथ, its original length is L, so this is length of the conductor, its area of cross section, this is area of cross section, और ये वायर है, so it is made up of some material, कुछ मटेरियल से बना होगा, वो क्या है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो डिपेंडेंसी आया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सेकेंड फैक्टर है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उस रेशियो में रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक, तो हमने पहला फैक्टर देखा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस जितना मोटा वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ठीक, अब थर्ड हमारी डिपेंडेंसी आती है। थर्ड किस पे डिपेंड करता है? थर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। जिस मटेरियल से वो वायर बना है उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड डिपेंडेंसी किस पे है? इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ वायर बाय व्हिच इट इज मेड अप। उस पे क्या डिपेंड करेगा? तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? R इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आएंगे रो, ठीक, L बाय A। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाय A, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। रो इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो बोलेंगे ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर के मटेरियल का, जिसका वायर बना होगा उस पे डिपेंड करेगा। जैसे कंडक्टिविटी सबसे अच्छी किसकी होती है? बोले सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ठीक, तो हमारे पास सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? बोले सिल्वर है, फिर कॉपर है। तो हम लोग सिल्वर ज्यादा ना यूज करके कॉपर ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, या कह लीजिए कि उसको हम आसानी से, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक है एज कंपेयर टू कॉपर। इस वजह से हम कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी है, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी कॉपर की कैसी है? कम होगी। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, या कह लीजिए कि रेजिस्टिविटी कम होगी। तो हमको अच्छा कंडक्टर चाहिए, तो अच्छा कंडक्टर के लिए क्या करिए कि आप वायर कम से कम यूज करिए, मतलब उसकी लेंथ कम हो। ठीक, जितना यूज कर रहे हैं उसका एरिया ज्यादा हो, और क्या हो, उसका जो मटेरियल हो उसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए।
ठीक। तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी, तो जब मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमको कम मिलेगी तो बहुत सिंपल सी चीज है कि कम रेजिस्टिविटी होगी तो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी, और एक अच्छा कंडक्ट करेगा मींस चार्ज को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो ये बात हमको पता चला रेजिस्टेंस के बारे में। व्हाट आर द पॉइंट्स? फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जितना लंबा वायर लाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा एक बार देख लें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहता है? सपोज दिस इज द वायर ऑन व्हिच करंट फ्लोस। इधर से इधर करंट फ्लो करके जा रहा है, तो इधर से इधर जब करंट फ्लो करके जा रहा है तो ये इसका लेंथ हो गया। इसके क्रॉस सेक्शन, इसके क्रॉस ये जो सेक्शन होगा इसे क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। इसका जो एरिया होगा, जैसे यहाँ पे आप देख पाते हैं, उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमको रेजिस्टेंस क्या मिल गया? R = ρ L by A। ये डिपेंडेंसी होगी हमारे पास रेजिस्टेंस। फिर एक और डिपेंडेंसी आती है क्या? रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर टू। क्या जो हमारा रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है? एग्जिस्ट करता है। तो कैसे करता है? तो इसके लिए बड़े ध्यान से रखिएगा, ये सब के लिए बराबर नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। कैसे? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, हमारे पास मटेरियल कंडक्टर और इंसुलेटर दो टाइप के हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, अगर कंडक्टर है उसको हीट करेंगे, ठीक, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक, अगर हम जो हमारा रजिस्टर है, और रजिस्टर मटेरियल किसका है? कंडक्टर का है। ठीक, कंडक्टर को अगर आप हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर के साथ। लेकिन वही अगर हम किसी इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी इंसुलेटर का टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ घट जाएगा। एम आई क्लियर? फिर से एक बार, टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाया आपने, तो अगर वो कंडक्टर मटेरियल है तो कंडक्टर मटेरियल होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बोलेंगे बढ़ जाएगा। अगर वो इंसुलेटर मटेरियल है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आंसर है उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो बहुत इस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर, तो बोले बिल्कुल टेम्परेचर पे भी इसकी डिपेंडेंसी है। अब दूसरा हमने देखा कि टेम्परेचर के साथ बोले टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब हमको क्या मिल गया कि चार फैक्टर है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड। फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड इट्स मटेरियल एंड फोर्थ इज इट्स टेम्परेचर। अब देखें कि ये रेजिस्टेंसेस अगर हम इसमें देता है क्वेश्चन कि अगर इसका लेंथ डबल कर दे तो क्या होगा? ठीक, तो इसके लिए क्वेश्चंस आपको कुछ मिलेंगे आफ्टर द वीडियो, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप लोग सॉल्व करके उसको कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ठीक, या आप चैनल के व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, अपना पीडीएफ भेज सकते हैं, वहां पे यू विल गेट द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी लेके आएंगे और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल हमने देखा इसको, तो उसके लिए कुछ आपको एक दो सैंपल हम दिखाते हैं कि कैसे। अगर क्वेश्चन कहे कि हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ है L, उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R। अगर हम इसका लेंथ डबल कर दें तो क्या होगा? तो लेंथ डबल कर दें तो क्या चीजें होनी चाहिए उसको देखा जाए थोड़ा सा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस इसका कैपिटल R दिया गया है। इट्स रेजिस्टेंस इज गिवन एज कैपिटल R। इसका रेजिस्टेंस कैसा दिया गया है? कैपिटल R। तो हमको क्या करना है? तो हम कह रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस अगर हम डबल कर दें तो डबल कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे अपना सही आंसर कमेंट करके, तब आगे वीडियो देखिएगा तो जो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये जो हमारे पास वायर है, रजिस्टर है, इसका लेंथ हम डबल कर दें। कैसे डबल कर दें? बोले कि आपके पास एक ये है और आप क्या कर दीजिए, इसका लेंथ डबल कर दीजिए। ठीक, कीपिंग द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विद द सेम मटेरियल। तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? तो बोले रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? तो नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखो भाई, ठीक, इसका लेंथ कितना है? L, इसका भी लेंथ कितना है? L। ये क्या मिला अपने को? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल गया। ठीक,
अब इसका रेजिस्टेंस मटेरियल क्या है, बोले कि मटेरियल इसका रेजिस्टिविटी रो था, उसका भी रो ही है, तो इसका रेजिस्टेंस पहले कितना था जब सिंगल था, R इज टू रो L बाई A। अब बाद वाला कितना हो गया वो पता नहीं, तो लेट्स अज्यूम कि इट्स R डैश। जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस मिला हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है R डैश। तो मटेरियल वही है, रो वही रह जाएगा। लेंथ कितना हो गया, लेंथ इज 2L। एरिया बोले एरिया तो वही है, तो यहां पर क्या मिल गया अपने को, R डैश इज इक्वल्स टू 2 रो L बाई A। इसको हम लोग पुराना रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सो व्हाट वी विल गेट कि उसका अगर लेंथ डबल कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही सिमिलर एक और क्वेश्चन बनता है, उसको हम देखें तो ऐसा सिमिलर क्या कहता है कि ये जो हमारे पास है, तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या किया हमने, हमारे पास एक लेंथ था वायर का, दूसरा हमने एक्स्ट्रा ऐड किया इसमें। एक लेंथ था हमारे पास, दूसरा हमने क्या किया इसमें अटैच किया। ठीक, एक था हमारे पास, दूसरा इसमें हमने अटैच कर दिया। ठीक, अब हम अटैच तो कर दिया, बोले हाँ कर दिया, तो इसका लेंथ कैसा हो गया 2L हो गया, तो रेजिस्टेंस डबल कर दिया। लेकिन अभी दूसरी कंडीशन में इसमें हम जो करने वाले हैं उनको थोड़ा ध्यान देंगे कि हमारे पास एक लेंथ है L, इसका भी रेजिस्टेंस R है। हम अपनी पुरानी कंडीशन पे फिर से लेके आ रहे हैं। एक रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ कैसा है L है और रेजिस्टेंस R है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसमें मटेरियल नहीं ऐड करेंगे, इसको खींचेंगे बाय स्ट्रेचिंग इट, इलोंगेट कर देंगे। इलोंगेट करके इसका लेंथ डबल कर देंगे, तब रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो बोले तब के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होगा, व्हेन द elongation takes place। जब elongation क्या करेगा, elongation आ जाएगा, when elongation takes place by stretching, वायर को स्ट्रेच करके ले आएंगे तब क्या होगा, बोले तब होगा बेटा R1 अपॉन R2, जो रेजिस्टेंस पहले था जो रेजिस्टेंस बाद में है, तो मटेरियल सेम रह गया और उसके एरिया के बारे में हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो हम लिखेंगे L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। जी ध्यान दीजिएगा कि जब उसे हम क्या कर रहे हैं, खींच के उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो उसका जो लेंथ है इसमें हमने देखा कि जस्ट डबल हो गया। अब खींच के भी उसका लेंथ हम डबल कर रहे हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर क्यों हो गया, तो बोले बहुत सिंपल सी चीज है भैया, खींच के बढ़ाओगे तो उसका एरिया कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगा, इस वजह से ये आता है। अब कई बार क्वेश्चन में उसका लेंथ ना दे करके उसका रेडियस दिया रहता है। अब अगर उसका लेंथ नहीं दिया है और क्या दे दिया गया उसमें रेडियस, तो उसे कैसे रिलेट करेंगे, बोले उसको रिलेट कर सकते हो, बस ध्यान रखिएगा क्योंकि एरिया पे डिपेंडेंसी आती है, तो आप इसे एरिया से भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे, तो बोले कि एरिया से इसको अगर हम डिनोट करना चाहें रेडियस की जगह पे, तो ऐसे लिखिएगा A2 अपॉन A1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फर्दर इसको एरिया को हम फिर से अगर सिंपलीफाई करें तो क्या मिलेगा, पाई R2 का स्क्वायर अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, जो इनिशियल था फाइनल था इसका स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर था, ये तो केवल एरिया लिखा गया, पाई से पाई का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर फिर है, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको क्या लिखा जा सकता है, R2 बाई R1 का पावर 4। ये क्या देगा आपको, ये भी वही रेजिस्टेंस देने वाला है। तो लेंथ के टर्म में, लेकिन ये लगाएंगे कब, इसके लिए बहुत ध्यान रखिएगा, ये हमेशा नहीं लगाएंगे हम, इसको कब लगाएंगे, जब इलोंगेशन होगा। और कैसे होगा, बाय स्ट्रेचिंग। मींस इलोंगेशन तो हो रहा है बट विदाउट एडिंग द मटेरियल, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करके नहीं हो रहा है। फिर कैसे हो रहा है, बोले बस सिंपली क्या कर दिया गया, उसको इलोंगेट कर दिया गया, पकड़ के ऐसे खींच दिया गया ड्यू टू फोर्स। ठीक, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से उसको खींच के बड़ा कर दिया गया, वायर की लेंथ डबल कर दी गई। तो हमको लेंथ पता रहेगा तो लेंथ से निकाल लेंगे, एरिया पता रहेगा तो एरिया से निकाल लेंगे, रेडियस पता रहेगा तो रेडियस से भी आप उन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए कि अगर हम ये कहें कि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस है वो डबल कर देता, लेंथ है वो खींच के डबल कर देते हैं, उसका लेंथ क्या किया आपने,
खींचा और खींच के क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया। तो जब उसको खींच के केवल आपने केवल खींचा और खींच के क्या कर दिया, डबल कर दिया, तब क्या होगा, तो बोले जब खींच के डबल कर दिया तो फॉर्मूला लगाइए कि पहले रेजिस्टेंस R था, अब नया रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है, मान लेते हैं R2 ही है। पहले लेंथ कितना था L, खींच के कितना कर दिया आपने 2L और इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें जो कैंसिल हो जाएंगी, L से L कैंसिल हो गया, ये 2 का स्क्वायर है तो क्या मिला अपने को R अपॉन R2, इधर क्या मिला 1/4, तो ये कितना मिल गया बेटा 4R is equals to R2। R2 क्या है, न्यू रेजिस्टेंस, मतलब अगर हम उसमें मटेरियल ऐड करके रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेकिन अगर उस मटेरियल में हम उस वायर में बिना कोई मटेरियल ऐड किए उसे ऐसे खींच के बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। मींस ड्यू टू इलॉन्गेशन जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा वो ज्यादा होगा। बोले क्या ये प्रैक्टिकली भी होगा, बोले बिल्कुल होगा, ये प्रैक्टिकल भी वैलिड होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अब बिना मटेरियल ऐड किए अगर हमने उसका लेंथ डबल किया तो उसके एरिया में, उसके रेडियस में भी कुछ ना कुछ कमी आएगी, और जो उसके लेंथ या एरिया में कमी आएगी वो क्या करने वाला है, तो बोले वो उसको 4 टाइम्स करेगा। अगर हम कोई मटेरियल ऐड करते तो केवल उसका लेंथ डबल होता, एरिया पे इफेक्ट नहीं होता, इस वजह से डबल होता है। लेकिन जब हम उसको वायर को खींच के बढ़ा रहे हैं तो उसका लेंथ तो चेंज हो ही रहा है, उसके साथ साथ और एक चीज चेंज हो रही है, वो क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमको ये दिखाई दे रहा है। बट इन बोथ द केसेस उसके मटेरियल में कोई भी चेंज नहीं किए गए। ठीक, तो ये रहा कि जो हमारा पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई वायर है, उसमें रेजिस्टेंस की क्या डिपेंडेंसी होती है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, और ये जो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं इन क्वेश्चंस को भी आप लोग सॉल्व करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।